ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद न्यूज इन शॉर्ट। तो पहला आर्टिकल देखो, इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2021। ठीक है, सो ये रिपोर्ट है, सिपरी निकालता है। पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार प्री के अंदर पूछा हुआ है। तो ये रिपोर्ट निकालता है जिसके अंदर वर्ल्ड में मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी होती है उसके बारे में पता लगता है। तो ये इस बार जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी 2021 ईयर में, ये ऑल टाइम हाई थी, 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो वो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर कंट्रीज कौन सी है। तो यूएस, चाइना, इंडिया, यूके एंड रशिया आर द टॉप 5 स्पेंडर्स। ठीक है, और जिसमें से अगर यूएस चाइना का ही कंट्रीब्यूशन ले लें तो अप्रोक्सीमेटली 52% है। ठीक है, so that's how sort of arms race is going on between these countries। ठीक है, तो ये सिपरी की रिपोर्ट से पता लगता है। इसके अलावा वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड कितने, ये भी सिपरी ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्कीम फॉर डिफेंस स्टार्टअप। ठीक है, तो हमारे इंडिजीनियस डिफेंस फैसिलिटीज को डेवलप करना है, एक स्पेशल फोकस है, जिसके चलते हम चाहते हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसमें हेल्प करे और हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक है, सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रोल्ड आउट स्कीम फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स ड्यूरिंग द डेफ कनेक्ट 2.0। ठीक है, तो हम यहाँ से इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करें, इनोवेटर्स को भी अट्रैक्ट करें। तो बहुत सारी नंबर ऑफ स्कीम्स है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम, आईडेक्स। ठीक है, पहले आईडेक्स था, अब आईडेक्स का नया वर्जन आईडेक्स प्राइम लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो भी मॉनेटरी सपोर्ट है जो कि स्टार्टअप्स को जरूरत है डिफेंस सेक्टर में ग्रो करने के लिए, वो प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखना, कैपिटल 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो इकोसिस्टम बनाना है। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड फॉस्टर करना है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब काम करने हैं इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। Now, IDX is a operational framework of Defense Innovation Organization, which is a special purpose vehicle under Ministry of Defense। तो याद रखना, IDX प्राइम अभी लॉन्च किया गया, स्टार्टअप्स को पैसा देगा और इंडिया के अंदर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके जो भी इकोसिस्टम है उसको ग्रो करना इसका काम है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो DIO इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक और इनिशिएटिव पे। तो 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, सो नाम से पता लग रहा है एक चैलेंज दिया जाता है विच इज ओपन टू स्टार्टअप्स, MSME इनोवेटर्स, जहां पे वो अपने जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको पेश कर सकते हैं और उसको कमर्शियलाइज करने के लिए फंडिंग भी यहाँ से जुटा सकते हैं। ठीक है, सो एक प्रॉब्लम रहेगा और उसका आपको अपने स्टार्टअप के थ्रू या MSME या जो भी आपका इनोवेशन है उसके थ्रू आपको उसका एक सोल्यूशन देना है। सो दिस has been launched by MOD in partnership with Atal Innovation Mission। तो कोई बता सकता है अटल इनोवेशन मिशन की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग करेक्ट, नीति आयोग है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। आगे चलता है, 3rd एडिशन ऑफ इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप। तो नाम से पता लग रहा है एक इंटर्नशिप है। इट इज a 2-month-long acceleration program for student of higher educational institution of India। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बायलेटरल तौर पे भी हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव कर रहे हैं, बट अभी ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो रीजन बीइंग, एक तो हमारा डिफेंस और का जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है, जो हमारी आर्मी की डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल अभी इकोसिस्टम है डिफेंस को लेके वो फुलफिल नहीं कर सकता। जैसे अगर बात करें एयरक्राफ्ट की, तो हमारे पास HAL है जो कि राफेल जेट्स जो है वो बनाता है, लेकिन वो साल के सिर्फ LCA तेजस जो है वो बनाता है HAL। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बट वो साल में अगर फुल कैपेसिटी पे काम करे तो केवल 8 तेजस जेट बना सकता है। एंड एक स्क्वाड्रन, एक एयरप्लेन की जो फॉर्मेशन होती है स्क्वाड्रन, उसके अंदर 16 एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी हम 2 साल लगेंगे सिर्फ एक स्क्वाड्रन बनाने में।
जबकि हमें स्क्वाड्रन करीब एटलीस्ट 15 से 20 स्क्वाड्रन की हमें जरूरत है। तो उस सेंस में वी आर नॉट केपेबल इनफ टू इंश्योर आवर ओन सिक्योरिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, हमें इंपोर्ट करके वो चीजें मंगवानी पड़ती है। सो उस चीज को एड्रेस करना है, उस गैप को प्लग इन करना है। तो देयर प्राइवेट सेक्टर हैज टू हेल्प अस। सो दिस वुड हार्नेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सपर्टीज फॉर डिफेंस इनोवेशन। जो रेड टेपिज्म चल रहा था डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसको खत्म करना है। और यूथ के लिए एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, और दूसरा उनका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस सेक्टर में, उस चीज को भी इंश्योर करना है। ठीक है, अदर मेजर टेकन इन दिस डायरेक्शन, तो सृजन एक पोर्टल है एमएसएमई स्टार्टअप इंडस्ट्रीज के लिए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमारा इसमें विजन रहेगा। ठीक है, सो एरोस्पेस एंड डिफेंस policies to attract private players as well as original equipment manufactured in the defense corridor. Next, reform in defense acquisition procedure. ठीक है, सो कैसे जो आर्मी है या जो नेवी है या जो हमारी ट्राई फोर्सेज है उनके लिए इक्विपमेंट कैसे खरीदे जाएंगे, वो ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर रहता है। तो एक तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया आफ्टर द बोफोर्स करप्शन केस। ठीक है, उसके बाद ऐसा फेल्ट हुआ कि हाँ, एक कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिप्शन रहता है लोगों के पास, उसको कम करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बनाया। तो ये आप एथिक्स के अंदर लिख सकते हो कि पहले बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन था अथॉरिटीज के पास, तो वो इजीली करप्शन कर पाते थे। लेकिन अब हमने एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बना दिया, यानी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, जिसके तहत कैसे परचेज करना है कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट, वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो ऑफसेट पॉलिसी थी वो रखी थी। ठीक है, लेट्स से अगर हम कोई इक्विपमेंट किसी फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हैं, तो उसको कुछ अमाउंट का जो पैसा है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन दैट डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ठीक है, सो ये था डिफेंस के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यू साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस। तो इंडिया का जो प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में जो बॉडी है वो है इंडिया कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन बोलते हैं इसको। ठीक है, so has issued a guidelines to all information security practices and reporting of cyber incident under the provision of section 70B of IT Act 2000। ठीक है, सो ये IT Act 2000 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी साइबर इंसिडेंट होता है किसी कंपनी के अंदर जहां पे पब्लिक डेटा है, तो उनको वो चीज डिस्क्लोज करनी है, किसको, सर्ट इन को डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, तो सर्ट इन का अभी ये स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि 3-fold इंक्रीज हो गया है साइबर अटैक इंसिडेंट्स में एज कम्पेयर टू 2019। ठीक है, 2020 में 3-fold हो गया था। तो ये आप डायरेक्टली मीन्स वगैरह में लिख सकते हो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी हॉट टॉपिक। नेक्स्ट की गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसी हैव टू मैंडेटरीली रिपोर्ट ऑल साइबर ब्रीच इंसिडेंट टू सर्टेन विद इन 6 hours। तो अभी ये नई गाइडलाइंस में ये चीज बोला गया कि 6 घंटे के अंदर आपको साइबर ब्रीच जो हुआ है उसको डिक्लेयर करना है। दूसरा, जितना भी इंडिया के अंदर आईसीटी सिस्टम्स है जो कंपनीज मेंटेन करती है, सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरमीडिएट हो, डाटा सेंटर हो, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनको अपने जो भी सिक्योरिटी लॉग है आईसीटी के, वो एटलीस्ट 180 डेज तक मेंटेन करने रखते हैं। ठीक है, एंड विद इन इंडियन ज्यूरिडिक्शन, बाहर नहीं भेजना, इंडिया का जो डोमेस्टिक बाउंड्री है वहीं तक ही रहना चाहिए। इसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स need to register accurate information related to subscriber name, customer hiring and maintain them for 5 years। ठीक है, तो जितना भी वो डेटाबेस बना रखा है उन लोगों ने 5 साल तक मेंटेन करना है उस चीज को। सो रिसेंटली एक ये इंडेक्स आया था, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, विच वाज रिलीज बाय आईटीयू। तो कोई बता सकता है क्या आईटीयू जो है वो यूएन की एजेंसी है, ट्रू और फॉल्स? आईटीयू, नहीं आइडिया? ट्रू है ना? हाँ, ट्रू है, तो इसी याद रखना, करेक्ट है ये इन्फॉर्मेशन। सो इंडिया इस रैंकिंग के अंदर जंप कर गया फ्रॉम 37 प्लेस टू 10th पोजीशन, विच इज वेरी गुड थिंग कि थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम लोग ठीक है। ठीक है, सो स्टेप्स टेकन टू साइबर सिक्योरिटी, तो ये बहुत सारा एक पूरा पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये पॉलिसीज आप डायरेक्टली आता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो वहां पे कोट कर सकते हो। तो पहला नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020, नेक्स्ट इंडियन साइबर क्राइम प्रोटेक्शन सेंटर I4C by MHA,
नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर सर्टेन, ठीक है, NCCC। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र है बॉटनेट क्लीनिंग मालवेयर एनालिसिस सेंटर। तो ये साइबर स्वच्छता केंद्र ये भी MHA के अंडर ही है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जितने भी फोन्स के अंदर जो मैलवेयर चले जाता है, वायरस चले जाता है, उनको रिमूव करने के लिए सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे NTR होगी, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बता सकते हो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करता है NTRO? तो ये याद है ना, रॉ के अंडर वर्क करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर ही है NTRO, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ एक बॉडीज है, बट इतना निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। तो जैसे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ना अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, तो वैसे ही एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट ये एक्सरसाइज करी गई थी, जिसमें हमारे गवर्नमेंट और जितने भी क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये एक्सरसाइज कराई गई थी, ताकि वहां का जो वर्क फोर्स है, स्पेशली द स्ट्रेटेजिक लीडर्स जिसमें डिसाइसिव रोल लेते हैं, so they get better understanding of cyber threat, assess their readiness and develop skill for cyber security management। तो ये कंडक्ट किसने कराया? ये कंडक्ट कराया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो कोई बता सकता है कौन हेड करता है इसको? किसके अंडर आती है, या फिर कुछ आइडिया किसी को भी इसके बारे में? होम What मिनिस्ट्री is- शायद। हाँ, मतलब ये वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, हम पढ़ते हो कि उसका 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उस 3 टियर स्ट्रक्चर में ये भी एक बॉडी होती है, ठीक है। और वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हेड करते हैं NSA, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेज इन न्यूज। तो ये थोड़े एक्सरसाइज देख लेना, इंटरनेशनल रिलेशन में आप बायलैटरल रिलेशन में इनको कोट कर सकते हो, ठीक है। और प्री में काफी समय से पूछा नहीं गया, बट यू नेवर नो, आजकल UPSC प्री में तो कोई ईमान धर्म नहीं है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक्सरसाइज भी देख लेना, CDS वगैरह में तो पूछता ही है। तो लेमी थिए इट्स 2022, इट्स एन इंडिया सेशल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। देन वरुणा, इट्स अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप वागशीर। तो ये प्रोजेक्ट 75 है, जिसके अंदर हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अटैक सबमरीन्स बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम हमने फिट किया है। तो आई होप सबको पता ही होगा अब तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है, बट जस्ट टू समराइज कि डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन थी उनमें एक कमी क्या रहती थी, क्योंकि उनको वो जो उनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता था विच वॉज स्मोक, ठीक है, क्योंकि डीजल जलता है तो स्मोक रिलीज करेगा, तो पानी में रिलीज नहीं हो सकता था। तो इसको रिलीज करने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता था, बैटरीज को चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता था, ठीक है। तो डीजल इलेक्ट्रिक में ये कमी थी, और सबमरीन का फोर्टे ही यही होता है कि वो विजुअल एस्पेक्ट जो होता है वो दिखता नहीं है उसका, ठीक है, इसलिए वो छुप कर वार कर सकती है। लेकिन अगर वो सबमरीन पानी के ऊपर आ जाएगी तो एवरीबडी कैन सी इट एंड इट वुड बिकम एन इजी टारगेट, ठीक है। तो उस सेंस में न्यूक्लियर सबमरीन काफी पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि उनको ऊपर आने की उतनी फ्रीक्वेंट जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब एक नया टेक्नोलॉजी DRDO ने निकाला, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। इसके थ्रू जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी उसके अंदर ये सिस्टम लगाने से उनको इतना फ्रीक्वेंटली ऊपर आने की जरूरत नहीं थी। सो दे बिकेम एट पार विद न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था जो DRDO ने बना कर दिया, ठीक है। और अब ये हम लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट 75 की जो सारी सबमरीन है उसके अंदर भी फिट कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। सो 6 टोटल सबमरीन बनी थी इसके अंदर। तो 3 के नाम से थी और 3 वी नाम से थी, ठीक है। सो अभी ये लास्ट वाली वागशीर बनी है। पहले वाले के नाम देख लेते हैं, कलावेरी, खांडेरी, करंज, ये 3 के हो गए। फिर वेला और वागशीर हमने पढ़ा। इसके अलावा एक वागीर करके है, वागीर, ठीक है। सो ये टोटल 6 सबमरीन इस प्रोजेक्ट के अंडर बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, पिनाका मिसाइल सिस्टम। सो एक रॉकेट सिस्टम है,
देखा होगा कई बार आपने मूवीज में कि एक लेट्स से सपोज एक ट्रक खड़ा है, ट्रक के ऊपर यहाँ पे पूरा का पूरा एक ऐसे बैरल रहता है जहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स लगे रहते हैं और उसमें से लगातार रॉकेट्स निकलते रहते हैं। कभी न्यूज में भी देखा होगा आपने ऐसा। ठीक है, यहाँ से लगातार रॉकेट से फायरिंग होती रहती है। ठीक है। सो यही बेसिकली पिनाका होता है कि एक ट्रक के ऊपर ये पूरा एमिनेशन सिस्टम माउंटेड होता है। तो ये पिनाका एक रॉकेट है जिसकी अब रेंज जो है 70 किलोमीटर तक कर दी गई है। ठीक है, पहले 45 थी, अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखें ना। नेक्स्ट चलते हैं हेलिना। तो हेलेना जो नाग मिसाइल है। ठीक है, नाग किसी को याद है नाग मिसाइल का मैंडेट क्या था, किस पर्पस के लिए बनाई गई थी नाग मिसाइल? एवन? ठीक है, तो अपना इंटीग्रेटेड मिसाइल जो प्रोग्राम था उसके अंदर हम लोगों ने टोटल 5 मिसाइल्स बनाई थी। पहला अग्नि था, दूसरा पृथ्वी, तीसरा त्रिशूल, चौथा नाग और पांचवा आकाश। ठीक है, सो नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि सरफेस टू सरफेस कौन सी है, सरफेस टू एयर कौन सी है। ठीक है, जिसमें से त्रिशूल जो है वो डीकमीशन है, उसको खत्म कर दिया गया है, याद रखना। और नाग जो है वो स्पेसिफिकली एंटी टैंक मिसाइल होती है। ठीक है, याद रखना कि सिर्फ टैंक को टारगेट करती है। सो अभी इसका एक हेलीकॉप्टर माउंटेड वर्जन बनाया था, यानी अभी तक ये जो नाग मिसाइल थी ये जनरली किसी मूविंग व्हीकल पे लगाते थे या फिर कोई सोल्जर कैरी करके ले जाता था इसको। लेकिन अब हम लोगों ने हेलीकॉप्टर माउंटेड वर्जन बनाया। ठीक है, तो इसको हेलिना बोलते हैं, हेलीकॉप्टर नाग। ठीक है, ऐसे समझ लेना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। गाइडेड का मतलब कि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि ये अपने टारगेट्स को ढूंढकर मार देगा। ठीक है, सो फायर एंड फॉरगेट टाइप का सिस्टम है। सो इट्स अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल माउंटेड ऑन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, so the system has all weather day and night capability. It can defeat battle tanks with conventional armors as well as explosive reactive armor. ठीक है, तो किसी टाइप का भी आर्मर हो उसको खत्म कर सकता है। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ठीक है, तो ये याद रखना। ऑलराइट, आगे चलते हैं। बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसको पोसाइडन भी बोलते हैं। तो ये रिकॉनेसेंस मिशंस में काम आता है। इसके अलावा बहुत सारा एक मल्टी स्पेक्ट्रम रोल जो है वो प्ले कर सकता है ये वाला एयरक्राफ्ट। तो काफी एक अच्छा एयरक्राफ्ट है जो नेवी को अभी मिला है। ठीक है, सेकंड था इसके लिए। सो इट्स अ वेरिएंट ऑफ द मल्टी मिशन पेट्रोल व्हीकल P-8A पोसाइडन इज अ मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, सो रिकॉनेसेंस का कोई मतलब बता सकते हैं क्या होता है रिकॉनेसेंस का? ये तो बेसिक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, रिकॉनेसेंस में क्या होता है कि आप जो एनिमी है उसकी टेरिटरी में विजिट करके आ रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लाकर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हो। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल होता है कि रेकी करके आ रहे हैं, तो वो पूरा फील्डिंग देख के आ रहे हैं कि क्या क्या लगा रखी है। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकता है। सो इट कैन कैरी आउट ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन एज वेल एज लैंड। ठीक है, तो एक काफी मल्टी रोल प्लेन है ये। नेक्स्ट, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। तो ये हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट या एरोस्पेस, उसमें एक अच्छा ये स्टेप है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाया है। ठीक है, और उसको कमर्शियली सेल किया है। तो अलायंस एयर नाम से ये कंपनी है, आई थिंक ये शायद एयर इंडिया की कोई सब्सिडरी है, इसको सेल किया है इन्होंने। ठीक है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खुद बना के। सो इस सेंस में थोड़ा सा याद रखना। और ये उड़ान जो स्कीम है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उड़ान स्कीम में हमने देखा था वायबिलिटी गैप फंडिंग था, कि जहां पर कमर्शियली वायबल नहीं है वहां पे हम लोग मतलब यानी गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और जो भी बैलेंस बचता है। ठीक है, सो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो ये था न्यूज इन शॉर्ट्स में। ये कंप्लीट हो गया डिफेंस। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंट है। सो पहले कौन सा टॉपिक पढ़े इसके अंदर? ठीक है, यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट पढ़ लेते हैं। तो निधि मैम आप पढ़ोगे क्या? हाँ।
तो यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है। तो गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करने का, और इसके कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के अंडर जितने भी ऑनगोइंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स हैं इंडिया में वो सब्ज्यूम किए जाएंगे। ठीक है। और फिर एक वॉलेंटरी कार्बन मार्केट क्रिएट करने का प्लान है, और इसके थ्रू शिफ्ट करना है कार्बन कैप एंड ट्रेड मॉडल की तरफ। तो पहले देखते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है और कैप एंड ट्रेड क्या है। तो कार्बन ट्रेडिंग में ये होता है कि कार्बन मार्केट के थ्रू कार्बन को एक कमोडिटी की तरह सेल किया जाएगा और परचेज किया जाएगा। और ये कैसे किया जाएगा? तो कैप एंड ट्रेड मॉडल के थ्रू। कैप एंड ट्रेड मॉडल क्या है? तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लो दो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी। तो उनको एमिशन टारगेट दिया जाएगा कि इससे ज्यादा लिमिटेड एमिशन करना है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। और ये मेजर कैसे किया जाएगा? तो वन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंस, और मान लेते हैं कि 1 टन कितना है, 1000 यूनिट है, और 1000 यूनिट ही आप कार्बन एमिट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो इंडस्ट्री ए क्या करती है कि 1000 यूनिट में 900 यूज कर लेती है अपने जितने भी प्रोडक्शन वर्क्स है उसके लिए, और फिर 100 बच जाता है उसके पास, तो वो उसका सरप्लस हो जाएगा। और इंडस्ट्री बी करेगी कि उसने अपना वो लिमिट क्रॉस कर दिया, तो जो ये सरप्लस है वही कार्बन मार्केट के थ्रू इंडस्ट्री ए उसे कार्बन मार्केट में बेचेगी, और जो इंडस्ट्री बी जो अपने लिमिट को क्रॉस कर चुकी है वो कार्बन मार्केट से वो खरीद लेगी। तो यही एक कैप एंड ट्रेड का सिस्टम है। ठीक है। और इसका इंसेप्शन, ये कार्बन मार्केट मैकेनिज्म का इंसेप्शन क्योटो प्रोटोकॉल में स्टार्ट हुआ है, जिसमें 3 मैकेनिज्म आए थे, एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो एमिशन ट्रेडिंग के लिए तो ये था कि डेवलप्ड कंट्री दूसरे डेवलप्ड कंट्री से ट्रेड कर सकती है, नॉर्मल ट्रेड, कार्बन ट्रेड जो होता है वो। फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था कि डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में पहले ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम, तो इसलिए वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होंगे वो ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसके थ्रू और जो उससे कार्बन रिड्यूस्ड होंगे, कार्बन एमिशन रिड्यूस्ड होंगे, वो कार्बन क्रेडिट डेवलपिंग कंट्रीज के हिस्से में जाएगा और उससे वो ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो इस तरह पूरा सिस्टम वर्क करेगा सीडीएम के थ्रू। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में कि किसी ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और उसके थ्रू जो एमिशन रिड्यूस होगा, ये सारा सिस्टम। ठीक है। और अभी क्योटो प्रोटोकॉल ये एक्सपायर कर गया है और इसकी जगह आ गया है पेरिस अग्रीमेंट। और पेरिस अग्रीमेंट के अंडर मार्केट मैकेनिज्म्स क्या हैं, तो वो आर्टिकल 6 में दिया गया है। और पेरिस अग्रीमेंट में जो भी मार्केट मैकेनिज्म है उस पर अभी ग्लासगो जो COP26 था उस पर कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया, तो अभी वो फोर्स में नहीं है। ठीक है। तो इससे पहले ये कैप एंड ट्रेड वाला हम लोगों ने देख लिया, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है, कार्बन मार्केट प्लेस एसोसिएटेड विथ कार्बन ट्रेडिंग कैन एग्जिस्ट एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में यहाँ इंदौर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसने, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उन लोगों ने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, और उसके थ्रू कार्बन एमिशन जो भी हुआ उसके वो क्रेडिट में उसको बेचा और उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट किए। तो ये इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर आगे है, ये कैप एंड ट्रेड तो हो गया। संजय सर नीचे करना हम। ठीक है। तो पहले एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स इंडिया में क्या क्या है वो देखते हैं। तो रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स है और दूसरा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है। रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या है? तो इसमें
जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या फिर कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर जो लार्ज स्केल पे एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उनके ऊपर एक लिमिटेशन है कि आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रोपोर्शन आप जो भी यूज कर रहे हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। तो उसे कहते हैं रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। और ये कौन तय कर रहा है? ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये तय कर रही है कि आप इतना, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर प्रोपोर्शन रेन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। ठीक है। और 1 REC मतलब हुआ कि 1 मेगावाट आर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। और फिर ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर बनाई गई थी। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये पैट दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये स्कीम है। इस स्कीम के अंडर कुछ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स होते हैं जिसे गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, और ये 13 सेक्टर्स है जिसके अंडर जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एनर्जी इंटेंसिव है। इसमें जैसे हमने कार्बन ट्रेडिंग में देखा कि उसमें हो रहा है कि कार्बन एमिशन को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ है कि कैप एनर्जी कंजम्पशन पे लगाई गई है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप इतना ही एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो जो कंज्यूम जितना टारगेट है उससे नीचे कंज्यूम कर रहा है उसे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स दी जाएगी, और जो अंडर अचीवर है, जो क्रॉस कर रहा है अपने लिमिट को, उससे पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ये पूरा स्कीम है ये। और ये एनर्जी सर्टिफिकेट्स और REC हैं, ये ट्रेड कहाँ होंगे? तो ये एनर्जी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IX और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL यहाँ ट्रेड होंगे। फिर इंडिया में सिग्निफिकेंस क्या है एफिशिएंट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट का? तो ये तो हमने देखा था जो क्योटो प्रोटोकॉल में CDM मैकेनिज्म है उसके अंडर इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ था। CDM के थ्रू इंडिया ने बहुत कार्बन क्रेडिट जनरेट कर लिया था, और उसके थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे। आज भी उसका 600 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो रहे हैं उसे। और इसका एस्टिमेट ये है कि इससे जितने भी रेवेन्यूज जनरेट होंगे उसका अमाउंट है $11 ट्रिलियन ओवर 50 इयर्स। तो एक बेनिफिशियल, एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की तरह इंडिया उभर के सामने आ रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंडिया का। तो इसका एम ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन तो है ही, साथ ही इससे फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में यही है, और बस नीचे कुछ नहीं है कि जो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो रहे हैं वो उससे जो अर्निंग हो रही है उसके थ्रू और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और उसके थ्रू इस तरह फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यही है नीचे वाले पॉइंट्स में, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर चैलेंजेस है इसमें कि एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है? तो पुअर डिमांड है और लो बिड्स है। तो लो कॉम्प्लायंस और पुअर डिमांड की वजह से, डिमांड कम है इसलिए परमिट्स ज्यादा है और इसलिए प्राइसेस लो है, सिंपल इकोनॉमी। तो इसकी वजह से ये इतना वायबल नहीं है। और लिमिटेड पार्टनरशिप है, जैसे हमने ESC में, ई-सर्ट्स में देखा कि वहाँ 13 सेक्टर्स ही है जो ई-सर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट कंपनीज को भी जो वॉलंटरी आना चाहते हैं उसको भी आने दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसका। ठीक है। तो ये इशू है। कंपैटिबिलिटी चैलेंज में ये है कि जो REC और ई-सर्ट्स हमने देखा वो रेन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सेविंग की बात करती है, लेकिन जो कार्बन ट्रेडिंग हो रही है वो GHG रिडक्शन है उसके टर्म पे डिनोमिनेट किया जाता है। तो एक क्या कहते हैं, एक सिंगल पैरामीटर नहीं है,
तो इससे इवैल्यूएशन सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें हैं। फिर शॉर्टिंग ट्रेडिंग पीरियड, लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंटरनेशनल रीजनल ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन का ये कि अभी जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम गवर्नमेंट लाना चाह रही है, जो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, उसमें भी एक प्रोविजन है कि जो आप इंडिया के अंदर जो कार्बन क्रेडिट जेनरेट कर रहे हैं, वो आपको इंडिया के अंदर ही बेचना है, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। तो ये भी एक रिस्ट्रेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस पे कुछ काम होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में वही है कि एडिंग मोर पार्टिसिपेंट इनटू द पूल, मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट मोर फंजिबल। जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जा सके, ताकि उनका यूज ज्यादा हो सके और वो ज्यादा वायबल हो सके। ठीक है, रेगुलराइजिंग ट्रेडिंग पीरियड। तो ये EU का जो ETS सिस्टम है, एनवायरनमेंट ट्रेडिंग सिस्टम, तो ये इसका कोई एक मंथ में ये फिक्स्ड है कि मंथ में एक बार ट्रेड होगा, लेकिन अपने RCE और फिर E-सर्ट्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो एक रेगुलराइज पीरियड होना चाहिए ट्रेडिंग का। फिर तो कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी मैकेनिज्म्स है, जिसमें लिंकिंग अदर कार्बन ट्रेडिंग मार्केट्स, फिर पार्टिसिपेशन प्रोटोकॉल मेथोडोलॉजी, और प्राइवेट एंटिटीज है उनको भी मार्केट में लाना है। बस यही सारी, यही था। किसी को कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। हाँ, तो ये है कि इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स। तो इंटरनेशनली ट्रेड जो होंगे, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कार्बन ट्रेडिंग जो होगी दो कंट्रीज के बीच, उससे जो आउटकम होगा, उससे रिडक्शन जो होगा, वो आउटकम की बात कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि ये टर्म क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम से स्टार्ट हुआ है। बस ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है विच बिल्ड्स ऑन shares some features of the Kyoto flexible mechanisms, namely clean development mechanism, तो and joint implementation। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और उससे जो कार्बन रिडक्शन होगा उसकी बात कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वो है। लेकिन अभी पेरिस अग्रीमेंट में कोई कंसेंसस बन नहीं पाया है, तो ये अभी इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही था। किसी को ऐड करना है कुछ तो? ठीक है। सो काफी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि पेरिस जो एग्रीमेंट है उसके अंदर भी हम लोग ये कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, इसके ऊपर ही नेगोशिएट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा नीति ने बताया, डेवलपिंग, खासकर इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज को खूब फायदा हुआ, उन्होंने खूब कार्बन क्रेडिट कमाए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि रोल ओवर होना चाहिए कार्बन क्रेडिट पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आई थिंक कंसेंसस बना भी है। तो इस सेंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस पार्ट को। कूल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम। संजय, हाँ, वो जो कंसेंसस वाला जो कह रहे हो ना, हाँ, वो हाँ। 2025 का जो एग्जिस्टिंग कार्बन क्रेडिट है वो यूज कर सकते हैं, मतलब वो तब तक सेल कर सकते हैं 2025 तक, ये दिया गया है। हाँ, मतलब यही डिमांड थी इंडिया और बाकी कंट्रीज की कि हमारा जो पुराना पड़ा हुआ है स्टॉक कार्बन क्रेडिट्स का, वो भी हमें सेल करने को दिया जाए। तो आई थिंक उसको ऊपर ईयर का लिमिट लगा दिया एंड बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप सेल कर सकते हो। तो ये था। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। दीप्ति, आपका था ना PM कुसुम? हाँ संजय, Cool. तो PM कुसुम, तो इसमें ये है न्यूज में, इसलिए द स्कीम हैज बीन ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट। फिर कुसुम का PM कुसुम स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव्स ऑफ द वर्ल्ड है। इट प्रोवाइड्स क्लीन एनर्जी टू मोर देन 35 लाख फार्मर्स बाय सोलराइजिंग देयर एग्रीकल्चरल पंप्स। इसमें
तीन कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट ए इज हार्वेस्टिंग सोलर एनर्जी, दैट इज ये डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रेन्यूएबल पावर प्लांट्स इंस्टॉल किया जाएगा. डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रेन्यूएबल पावर प्लांट्स. फिर कंपोनेंट बी, माय वॉइस इज ऑडिबल ना गाइस? You are audible. ठीक ठीक है. फिर कंपोनेंट बी में डी डीजलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर. इसमें क्या होगा? इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स. फिर कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स. मतलब ऑलरेडी जो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स है उसको सोलराइज किया जाएगा. सो कंपोनेंट ए में डिसेंट्रलाइजिंग द ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रेन्यूएबल पावर प्लांट्स. मतलब ये पूरा पावर प्लांट्स है जो मतलब बैरन लैंड्स पे जो फार्मर्स अपना इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स बनाते हैं उनको बनाना. लाइक एंड कंपोनेंट बी में डी डीजलाइजेशन. कंपोनेंट सी में ऑलरेडी जो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स है उनको सोलराइज करना. तो इन डिटेल देखते हैं. कंपोनेंट ए में सो ये स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 2 megawatts कैन बी सेटअप बाय इंडिविजुअल फार्मर्स, FPOs, panchayats, cooperatives. ये barren land पे they have it can be set up on barren lands, fallow, marshy, pasture or cultivable lands. फिर it will be purchased by DISCOMs and tariffs will be determined by SERC. जैसे अभी नीति मैम ने थोड़ी देर पहले बताया, these are the state electricity regulatory commissions. They determine the tariffs. फिर plant can be installed by farmer or he can provide his land on lease to a developer. तो खुद फार्मर करेगा या फिर डेवलपर को दे सकते हैं लीज पे. ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर RBI हैज इंक्लूडेड इट एंड इट आल्सो हेल्प्स द डिस्कॉम टू मीट देयर रेन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन. अभी लाइक थोड़ी देर पहले वी हैव रेड दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म. सो दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द RPO, रेन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन. फिर कंपोनेंट बी में डी डीजलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर. इसमें इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स या फिर वाटर यूजर एसोसिएशंस एंड कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम्स विल बी कवर्ड. इसमें बेनिफिट्स फार्मर्स इन ऑफ ग्रिड एरियाज, राइट. सो पहला वाला था ग्रिड कनेक्टेड, दिस वन इज फॉर ऑफ ग्रिड एरियाज. इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 30% ऑफ बेंचमार्क कॉस्ट. दिस सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये benchmark cost is decided by MNRE every year. इसका 30% will be given by center and another 30% will be given by state and another 40% will be borne by the farmer. मतलब ये 60-40 है, 40 by the farmer and 60 divided equally between center and state. फिर all solar pumps installed under this component will be provided with a remote monitoring system for real time monitoring. ठीक है. Then comes component C. ये है सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स. ऑलरेडी जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं उसको सोलराइज किया जाएगा. इंडिविजुअल फार्मर्स हैविंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स विल बी सपोर्टेड टू सोलराइज पंप्स. Government of India will provide 30% subsidy for solarization of agricultural feeders. Farmer will be able to use the generated solar power to meet the irrigation needs and excess solar power will be sold to DISCOMs. So farmer भी use करेगा, excess will be sold to the DISCOMs at prefixed tariff. फिर initially approved scheme aim to add solar capacity of 25.75 gigawatts by 2022. Then budget for 2021 expansion of this scheme was announced and the targeted solar capacity addition would be 30.8 gigawatts. So पहले target था 25.75, now it is 30.8 gigawatts. फिर state nodal agencies of MNRE will coordinate with states or UTs, DISCOMs and farmers for the implementation. Then potential benefits of the scheme क्या है? तो employment generation होगा, daytime reliable power for irrigation, then de-dieselization of farm sector, like ये जो diesel pumps will be replaced with the solar pumps and cheaper and more reliable power will be provided for irrigation and enhancing farmers income. तो less expensive solar energy मिल रहा है. Then by enabling farmers to sell surplus solar power.
सो सेल्फ सफिशिएंट भी बना रहा है फार्मर्स को, एंड इट इज enabling them to sell their surplus also. So that way it is enhancing the farmer's income. Then reducing the agriculture electricity subsidy burden. So discoms पे ये जो already जो electricity subsidy दे रहे farmers को, वो वाला burden reduce कर सकते हैं, हालांकि नहीं हो रहा है. Then curbing climate change. PM Kusum will lead to reduced carbon emission by 32 million tons of CO2 per annum. फिर boosting domestic solar manufacturing. It has a mandatory requirement for deploying domestically produced solar cells and modules under component B and C. तो component B and C के अंदर it is mandatory requirement for deploying domestically produced cells and modules. Then reducing the import bill. PM Kusum will lead to an annual reduction in diesel consumption and reducing the import bill on account of petroleum products. So diesel consumption पे reduce होगा, so consequently import bill भी reduce हो जाएगा petrol products पे. Then coming to challenges. Challenges क्या है? Inadequate attention to groundwater. So मतलब due to large distribution of solar pumps, मतलब distribution of solar pumps without monitoring pump use and groundwater level. If they do that, it will result into excessive water withdrawal and have significant impact on already depleting water tables. Right, so water table पे effect पड़ेगा because lot of solar pumps without monitoring the groundwater withdrawal. We should not be doing this. Then it may not reduce DISCOM's subsidy burden. So that is what we were discussing, ki although the number of solar pumps are increasing, but the subsidy burden in real time has not been decreasing. It is not mandatorily tied to the decrease in subsidized electricity agricultural power supply. फिर weak beneficiary targeting. So इसमें problem ये है 40% farmer को bear करना पड़ेगा, but then usually this 40% could be paid only by the large farmers. Small and poor farmers are not even able to pay the 10% of the upfront cost. Then उसके बाद आएगा land regulation challenges. So leasing or conversion of agriculture land for non-agriculture uses, इस पे challenges है. They are either not permitted or strictly regulated in many states. ये component A वाला जो leasing regulations है. फिर उसके बाद gaps in interdepartmental coordination. So many developers have to face delays in obtaining all requisite approvals in the absence of institutional coordination. Consequently, such developers could not commission the projects in time. ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है यहाँ तक? Guys, just let me know if I'm going too fast. ठीक है, so हाँ, somebody is saying something. नहीं, mom says speed पे करो. ठीक है, तो उससे पहले वे फॉरवर्ड से पहले ये टेबल देख लेते हैं, ये बॉक्स देख लेते हैं. सोलर वाटर पंप्स. A solar water pump or a solar photovoltaic water pumping system is a system powered by solar energy. तो इसमें टाइप्स क्या है? एक है रोटेटिंग, फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. तो रोटेटिंग इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स which are designed for fixed head applications, and positive displacement pump is which pumping action is cyclic and can be driven by pistons, screws, gears, rollers, etc. तो इसमें वही है, rotating pumps are for fixed head and positive displacement pumps these are driven by pistons and screws. किसी को extra information पता है क्या, मतलब ये working mechanism क्या है? इसके अंदर बस कुछ नहीं है. रोटेटिंग के अंदर आपका एक कंपोनेंट है, जैसे हम रोटेशन, जैसे अगर आपने कभी वैक्यूम क्लीनर देखा हो या फिर अपने घर में अगर मोटर लगी हुई है विच इज पंपिंग द वाटर अप, तो जनरली उसमें रोटेटिंग कंपोनेंट होता है. वो फैन से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, वो वैक्यूम क्रिएट होने से पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाता है. ठीक है, सो जनरली
हम लोग जो देखते हैं वो रोटेटिंग पंप्स ही देखते हैं हाउस होल्ड एप्लीकेशन में। इसके अलावा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आप कहीं किसी के अगर सबमर्सिबल जैसा कुछ लगा हो तो वहां देखने को मिल सकता है। वहां पे पिस्टन लगता है, बहुत बड़ा लंबा सिलेंडर जैसा होता है ये, और वहां पे पिस्टन के एक्शन से वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, फिर वाटर को थ्रो किया जाता है। ठीक है, सो यही होता है। इनफैक्ट प्रीलिम्स 2020 में सोलर वाटर पंप्स के ऊपर ही क्वेश्चन था, तो प्रॉब्ली उसी चीज को ध्यान रखते हुए इन्होंने ये पूरा बॉक्स बना के दिया। इसके अलावा और भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे सबमर्सिबल पंप हो गया, ठीक है, जो कि पानी के अंदर लगता है वो, ठीक है, ग्राउंड लेवल से सबमर्ज होता है, मतलब जमीन के अंदर गाड़ते हैं उसको, और फिर वो वहां से पानी को खींच के लेके आता है। ठीक है, Usually for hand pumps and all, they use हाँ, this. करेक्ट करेक्ट, तो उसके लिए होता है। देन सरफेस पंप्स होते हैं जो कि हम मोटर वगैरह में यूज करते हैं जनरली। देन देयर इज डीसी पंप, तो दिस पंप रन्स ऑन मोटर विच ऑपरेट्स ऑन डायरेक्ट करंट। तो डीसी एसी पता ही लग जाना चाहिए, डीसी इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अगर उसका आप ग्राफ बनाओगे डायरेक्ट करंट का, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा कि लेट्स से 110 वोल्ट्स का डीसी है, तो वो इस कॉन्टिन्यूसली आपको 110 बोल रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 110 वोल्ट का एसी करंट है, तो दिस वुड अपीयर समथिंग लाइक दिस, ऐसे साइनोसाइडल अपीयर होगा, ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में, तो कॉन्टिन्यूस नहीं आता। बस इतना ही फर्क होता है कि उसके अंदर इनपुट सप्लाई कौन सा होता है। तो हमारे घर में एसी सप्लाई होता है, तो मोस्टली एसी पंप्स होते हैं। कोई स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट हो गई, इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली, तो वहां पे आप डीसी पंप देखोगे। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर। राइट, वे फॉरवर्ड। ठीक है, so moving on, way forward manage ground water तो way forward यही है कि you have to manage groundwater extraction, तो strict measures of monitoring and controlling to manage groundwater extractions। फिर rationalize tariff, तो along with solarization of feeders, so gradual increasing in the agriculture tariffs and limit on hours of supply also has to be done। फिर ensure financial support, so clear targets must be set up to provide solar pumps to small and marginal farmers, so providing access to financial तो वही small and marginal farmers को भी थोड़ा financial support चाहिए। Then operational efficiency, simply the process for clearances, reducing delays in various stages of approvals। फिर efficient DISCOMs operation should be ensured by regulatory mandates for regular reporting on installations, operations, evacuations, billing and payment to the farmers। उतना ही है। Anything to be added here? ठीक है, हाँ कूल है। सो ये था कुसुम के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेमन सर, आप प्रेजेंट हो क्या? नहीं। हाँ बोलो, नहीं बोल रहे? ये लो हाँ हाँ APC। ठीक है। हाँ तो अगला है IPC 6 असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3। तो जो AR6 रिपोर्ट थी, इसको 2020 में रिलीज होना था, पर क्योंकि कोविड आ गया तो नाउ इट वाज रिलीज्ड इन 3 पार्ट्स, और अभी इसका एक समरी या सिंथेसिस आएगा, वो बचा हुआ है। बाकी उसके तीनों पार्ट रिलीज हो चुके हैं। सो 2021 2022 में 2 हो गए, एंड जो लास्ट है विच इज वर्किंग ग्रुप 3 ऑफिशियली बोलेंगे, हालांकि उसका जो टॉपिक था वो था क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उसको लेके ये रिपोर्ट IPCC ने फाइनली रिलीज कर दी। सो बिफोर गोइंग ऑन रिपोर्ट, एक बार IPCC देख लेते हैं। 1988 में बना था, पेरेंट है WMO और UNEP। Objective है to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policy। ठीक है। सेकेंडरी, अगेन ये एडवाइजरी है, पर ये FATF जैसी नहीं है कि इसकी बाइंडिंग होती है, राइट? ये सिर्फ आपको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगी। देन IPCC इज द UN बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। मेंबर 195। उसके अलावा इसका मेन काम है असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि बनता है अदर साइंटिस्ट के वर्क से, राइट? तो अगेन IPCC does not itself engage in scientific research, instead it asks scientists from around the world to go through all relevant scientific literature and draw up logical conclusion। and finally उसको एक नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2007 में along with US वाइस प्रेसिडेंट अल गोर। and it was
for the efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change. ठीक है, इतना था IPCC को लेके। अब आते हैं अपन मेन वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट के बारे में। तो जैसे इसमें देखे रखा है कि पहला जो वर्किंग ग्रुप था उसका टाइटल था द फिजिकल साइंस बेसिस, सेकेंड था इम्पैक्ट्स अडैप्शन वल्नरेबिलिटी, और फाइनली अभी अप्रैल में थर्ड रिलीज हुई है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ देयर इज अ सिंथेसिस रिपोर्ट व्हिच इज स्टिल रिमेनिंग, बट इस सितंबर में आ जाएगी एंड फाइनली वी विल हैव ऑल 6 रिपोर्ट्स बाय IPCC व्हिच वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिपोर्ट। तो इसमें जितनी भी फाइंडिंग्स है सब ग्लोबल लेवल की है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एमिशन ट्रेंड से। पहला है द टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG emissions continued to rise during 2010 and 2019, है ना। सो हमने ऑब्जर्व भी करा है दैट एवरी ईयर वी हैड अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ हाई टेम्परेचर, राइट, कि हाईएस्ट टेम्परेचर हर नए साल पे डिस्कवर हो रहा था, और उसके पीछे मेन रीजन है ये GHG emissions। एंड नाउ average annual GHG emissions during 2010-19 were higher than any previous decade. So it's also here involving the industrial revolution वाला period. So it according to it जो GHG emissions है वो उससे भी ज्यादा हो चुका है। However, the rate of growth between 2010 and 2019 was lower than between 2000 and 2009, right? तो क्वांटिटेटिव टर्म में सबसे ज्यादा एमिशन हुआ है 2010-19 में, पर क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं हुआ है। ये शॉर्ट है इस एमिशन ट्रेंड में। सेकेंड है वेरिएशन रीजनल कंट्रीब्यूशन। तो बिफोर गोइंग ऑन जो कीवर्ड्स लिखे हुए, जो लास्ट पॉइंट है उसको अच्छे से याद रखना, दैट 10% ऑफ हाउसहोल्ड्स विद द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशंस कंट्रीब्यूट अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल हाउसहोल्ड GHG एमिशंस। मतलब US, चाइना, ये जो लीडर्स है जो कि ज्यादा एमिट कर रहे हैं, उनका एमिशन इज मच मच मोर देन अदर कंट्रीज जो कि कंपेरेबल है या फिर टॉप 5 में आती हो, राइट। तो वी नो हमारे पास CBDR है या CDR है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इसके पीछे का अगर किसी को कभी लिखना हो तो ये एक अच्छा रीजन देके रखा है एज पर वर्किंग ग्रुप 3। अब आते हैं इस पे, तो वेरिएशन में उसने क्या क्या नोट करा है। पहला, at least 18 countries have sustained GHG emissions reductions for longer than 10 years, right? So ये कहानी लक्समबर्ग से स्टार्ट हुई थी EU में, and following that 17 countries more, total 18 countries have GHG emission reductions for longer than 10 years. Moving on, LDCs or small island developing states have much lower per capita emission than the global average, which is 6.9 tons of carbon dioxide, and it excludes carbon dioxide emitted from land use change and forestry, या simply LULUCF. So again जो land use change और forestry है, these are natural activities which mainly includes pastoral और agriculture, तो इसलिए इस पर्टिकुलर उसमें उसने अकेला इंडस्ट्री एमिशन और इन सब, हाँ सर, अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ, तो उसने इसमें इंडस्ट्री एमिशन और इकोनॉमिक, मेनली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से जो एमिट होता है उसके एवरेज के बेसिस पे बताया कि LDC एंड SIDS हैव मच लोअर पर कैपिटा एमिशन। देन सेक्टोरल एमिशंस पे आ जाते हैं, तो ये नीचे उन्होंने पाई चार्ट देके रखा है वेयर इट शोज एनर्जी सप्लाई में सबसे ज्यादा है, दैट इज व्हाई वी हैव मोर टेक्निकल सॉल्यूशंस और द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी to reduce GHG emissions more in energy supply sector. उसके बाद है इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर जिसमें उसने अलग अलग एक्टिविटीज को इंक्लूड करा है एंड कॉमनली अब्रेविएटेड एज AFOLU, एंड देन फाइनली ट्रांसपोर्ट एंड अदर, तो अदर्स में हाउस होल्ड सॉर्ट ऑफ आ गए। आगे वी हैव अडॉप्शन एंड कॉस्ट ऑफ लो एमिशन टेक्नोलॉजीज। तो एज पर द वर्किंग ग्रुप 3 ऐसा नहीं है कि अगर हम उस पाथ पे चलेंगे जिससे हम 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर पाए टेम्परेचर राइज, राइट। तो ये जो हमारा टारगेट है ना 2 डिग्री सेल्सियस वाला, अगर इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जो उसका कॉस्ट आता है, इट इज नॉट मच मोर देन द प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन। सो अभी कंट्रीज अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एडजस्ट कर रही है, उसको लेके पॉलिसीज बना रही है,
it involves giving more jobs, it involves stability in the sovereign boundaries, right? तो वर्किंग ग्रुप 3 ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उन पॉलिसी एक्शन से हटके एनवायरमेंट के लिए काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ फेस करना पड़ेगा. हाउएवर ये नोटेबल है कि अगर उस वाले पाथ पे जाते हैं, सम कंट्रीज will have an ease to transit themselves from the present industry specific policy making to climate specific policy making than other countries. तो यूएस, ईयू, इन सारी कंट्रीज को बड़ा इजी होगा ईवी सॉर्ट ऑफ पे स्विच करना कंपेयर टू कंट्रीज सच एज इंडिया या फिर जो आपकी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस हो गए एक्सेट्रा. Furthermore, unit costs of several low-emission technologies have fallen their global adoption rise continuously since 2010. So, ये एक positive point है that EV adaptation or other such adaptations have seen a rise. Then, innovation has lagged in developing countries due to weaker enabling conditions, which includes limited finance, technology development and transfer, and capacity. अगेन इसमें उसने नोट करा है कि टेक्नोलॉजी है, बस उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस में. एंड देन वी हैव डिजिटलाइजेशन व्हिच कैन इनेबल एमिशन रिडक्शंस बट कैन हैव एडवर्स साइड इफेक्ट्स अनलेस अप्रोप्रिएटली गवर्न. सो ईवी पे तो जाओ, बट ईवी के वेस्ट को अगर आपने मैनेज नहीं करा, सो कुल मिला के बात वही हो जाएगी. दिस इज व्हाट वर्किंग ग्रुप 3 नोटेड इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर लो एमिशन टेक्नोलॉजीज. Then comes mitigation part. So consistent expansion of policies and laws addressing mitigation since AR5 leading to the avoidance of emissions. So countries ने अपने NDCs develop करे हैं, अलग-अलग challenges को accept करा है. For example, जो bond challenge है which India also accepted. Then limited policy coverage for emissions from agriculture and production of industrial materials and feedstock. So as per WG3 or Working Group 3, the policy is still focusing on agriculture and production of industrial materials instead of going comprehensively. तो service sector sort of इन सब पे सही से focus नहीं कर रहे. And then we have slow progress on the alignment of financial flows towards the goals of Paris Agreement. तो जो इंडिया का पैक्ट था एक, डेवलपिंग नेशंस का जो पैक्ट था जिसमें डेवलप कंट्रीज को $100 बिलियन पर ईयर देना था, वो भी अभी तक मोशन में नहीं आया. And then uneven distribution of climate finance flows across regions and sectors. Moving on, current policies are inadequate to meet targets of Paris Climate Agreement. So there is a emission gap. हर साल कौन रिलीज करता है emission gap report? UN. ठीक है. So global GHG emissions 2030 associated with the implementation of nationally determined contribution announced prior to COP26 would likely lead to warming exceeding 1.5 degrees Celsius during the 21st century. In short, again, PCA कितना डिग्री तक टारगेट कर रहा है लिमिटिंग टेम्परेचर राइज? 1.5 डिग्री की 2 डिग्री? ठीक है. सो पेरिस क्लाइमेट आइडियली तो मतलब दे वांट के 2 डिग्री से सेल्सियस से नीचे हो जाए, बट आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, ये आइडिया है. हाँ, तो पीसीए में ये डिसाइड हुआ था कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, बट आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1.5 के ऊपर भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा एंड देयर वुड बी चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द on global level. Then moving on, there is an implementation gap. So policies implemented by the end of 2020 are projected to result in higher global GHG emissions than those implied by NDCs, right? And then without the strengthening of these policies, GHG emissions are projected to rise beyond 2025, which would lead to a median global warming of 3.2 degrees Celsius by 2100. अब फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड emissions को लेके है कि future carbon dioxide emissions over the lifetime of existing and currently planned fossil fuel infrastructure without additional abatement exceed the carbon dioxide emissions needing to limit warming to 1.5 degrees Celsius. In short, कि अगर अभी जो fossil fuel infrastructure है, it remains as it is, it will still lead to a temperature rise above 1.5 degrees Celsius. So countries को अपनी policy making में इस point को ध्यान में रखते हुए नया फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना चाहिए.
and then they are approximately equal to total cumulative net carbon dioxide emission pathways that limit warming to 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इतना ही था करंट पॉलिसीज को लेके। अब अदर ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, सो फाइनेंशियल फ्लोज आर 3 to 6 times लोअर देन लेवल्स नीडेड बाय 2030 टू लिमिट वार्मिंग टू बिलो 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस। सो अगेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो है फंड का, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज एक चैनल पे एक क्वेश्चन भी डाला था ब्लेंडेड फाइनेंस को लेके, सो थोड़ा सा नोट कर लेना है ना। ब्लेंडेड फाइनेंस, इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट, ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है क्लाइमेट फाइनेंस को लेके थोड़ा बहुत। एंड देन इससे एक एक्सप्लिसिटली कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है GCF, 2009 में बना था कोपेनहेगन अकॉर्ड के बाद, टू फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, वो $100 billion वाला प्रॉमिस। तो अगेन ये कमिटी ऑब्जर्व करती है दैट देयर इज अ डायर नीड ऑफ सच फंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। देन लिंकेजेस बिटवीन मिटिगेशन, अडेप्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हमें पता है ये थर्ड रिपोर्ट है। पहले की 2 रिपोर्ट्स से उसने कुछ पॉइंट्स लिए और जो उसको थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस निकले हैं वो ये है कि दैट फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्शंस कैन आल्सो रिजल्ट इन सम ट्रेड ऑफ्स। For example, increasing urban density to reduce travel demand could imply high vulnerability to heat waves and flooding. Second, strong link between sustainable development, vulnerability, and climate risk. So several climate response options deliver both mitigation and adaptation outcomes. And then land and aquatic ecosystems can be adversely affected by some mitigation action depending on their implementation. ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है भाई, because the example भी अच्छा दिया है। large scale of poorly planned deployment of bioenergy or biochar and afforestation of naturally unforested land, right? तो जिस लैंड की कैपेसिटी नहीं है फॉरेस्ट को सस्टेन करने की, उस पे अफॉरेस्टेशन में जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, it is not going to help in the mitigation that is desired to control the temperature below 2 degrees Celsius, right? Then we have false promises. False promises से मतलब ये है, for example अभी UK ने रिलीज करा that they would be converting about 30% land under natural parks, right? और वो अभी 28.78% उसका जो लैंड है वो नेचुरल पार्क्स ही है। तो वर्किंग ग्रुप ये नोट कर रहा है that despite various steps, आधे ज्यादा स्टेप्स तो सिर्फ कहने भर के हैं, and in fact instead of mitigation they would be impacting the land and aquatic ecosystem along with the biodiversity. Now what needs to be done? So some suggestions that are given are: first, global emissions peak before 2025. It has to be reduced by 43% by 2030, right? तो ये तो मोशन में आ चुका है, जो 2025 वाला दे के रखा है कि 2025 के बाद तो बढ़ना है। सॉरी, मैं बोला था कि हाँ, तो 2025 के बाद हमें पता है कि GHG एमिशंस बढ़ने वाले, राइट? वो मोशन में आ चुका है। सो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कंट्रोल करना है, रिडक्शन 43% करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर एमिशंस में स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। एंड अगर 2 डिग्री तक करना है तो हमें 27% रिडक्शंस करने पड़ेंगे, सो एज टू अचीव ग्लोबल वार्मिंग लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, द ग्लोबल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस शुड बी जीरो या नेट जीरो बाय 2050, और अगर 2 डिग्री तक करना है तो 2070। इंडिया कौन में आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में कि सेकेंड कैटेगरी में? ठीक है, तो इंडिया सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है ना। 2070 तक उसने प्रॉमिस करा है टू लिमिट टू बिकम द नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कंट्री। एंड देन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए स्पेसिफिकली दिया है मीथेन रिडक्शन बाय 34% बाय 2030। ठीक है, तो हमने जो ऊपर एक टर्म देखा था AFOLU, उसमें रैपिड डेवलपमेंट चाहिए, नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल लेवल पे पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, ताकि मिडन रिडक्शन हो पाए 34% तक, सो एज टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा जो यूनिफॉर्म है वो ये है, नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस चाहिए आफ्टर पॉइंट ऑफ नेट जीरो, एंड देन रैपिड एंड डीप GHG emissions reductions in all sector follow throughout the 2030, 2040 and 2050.
फिर उसके बाद रिकमेंडेशन है। सो पहला है डिप्लॉय कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, सॉरी सेकेंड है पॉलिसीज रेगुलेटरी इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, सो which can maximize synergies and minimize trade-offs and thereby enhance the support for climate actions. So कुछ जो steps देके रखे हैं, पहला है coordinated policies, synergy हो अलग अलग development में, so multilateral institutions को अब climate finance पे, climate action पे एक एक सेमिनार कर लेना चाहिए, ठीक है, हर साल तो मिलते ही है multilateral institutions कुछ, राइट। सो SCO को अब अगली मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए कि हम अपने एरिया में किस तरह से रीजनल पॉलिसी लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस या क्लाइमेट एक्शन इंप्लीमेंट कर पाए। सेकेंड, इक्विटेबल पार्टनरशिप्स, सो CBDR को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ सिटीजन रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए, राइट, क्योंकि हमने एक ही टारगेट्स में देखा हाउ डिस्पाइट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट्स हमने एक या दो ही एक ही टारगेट्स अचीव करे, और उसमें सबसे बड़ा रीजन था कि सिविल सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं थी सही से। दैट्स व्हाई द वर्किंग ग्रुप 3 सजेस्ट कि इक्विटेबल पार्टनरशिप होना चाहिए which involves civil society, political actors, business, youth, labor, indigenous people and local communities. Then integration of adaptation mitigation within across sectors, scaling up mitigation financial flow supported by clear policy choices and signals from governments, policy packages that enable innovation and build capacity. तो जैसे हमारे उधर पे फेम 2 स्कीम हो गई, अलग अलग स्टेट्स ने अपना अलग अलग टारगेट रखा हुआ है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुछ ने क्वालिटेटिव टर्म्स में रखा है, जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश ने शायद 100% रखा है 2028 तक, वाइल उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स ने रखा है कि 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर होंगे बाय 2024, और फिर राजस्थान जैसे स्टेट्स इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, राइट। सो हमें एक पॉलिसी पैकेज लाना पड़ेगा टू इनेबल इनोवेशन एंड बिल्ड कैपेसिटी। And finally, international cooperation through partnerships, agreements, institution initiatives operating at the global, sub-global and sectoral levels with engaging multiple actors. Right. ठीक है, so working group 3 की यही recommendations और report थी। किसी को इसमें कुछ ऐड करना हो तो प्लीज जॉइन। ठीक है, पूरा किसी को और कुछ रिकमेंड करना है या कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट देन वी डन फॉर द डे। आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है।